हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए एक तो मेरी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि आपने बाकी टीफर की वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, इसलिए मैंने यह एक वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल लेके आया हूँ। आप एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देख के जाइएगा। डेफिनेटली इस वाले वीडियो से आपको फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ की मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। ठीक, बाकी ये वीडियो ये भी कर सकते हो कि थोड़ा ट्रांजिशन फेज है कि हम टाइफर को कंप्लीट करके हम मूव कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए फॉर एमएससी। जो बीएससी के स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ से टाइफर से हम स्विच हो रहे हैं कहाँ पे, आईआईटी जैम के लिए। आने वाले कुछ दिनों में आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगा आईआईटी जैम से रिलेटेड। जो पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ से हम लोग स्विच हो रहे हैं थोड़ा गेट के लिए, बट गेट के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि गेट की वीडियो आएगी जनवरी में। जनवरी और फरवरी तक आपकी गेट की वीडियो होगी, और जनवरी से पहले आपके पास सीएसआई की वीडियो होगी जिसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है। बट ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपका टिफर से गेट और आईआईटी जैम की तरफ आपको मूव करा रहा है। तो अगर आप टिफर एग्ज़ाम के बाद देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए तब फायदेमंद है क्योंकि अगर आप आईआईटी जैम या गेट की तैयारी कर रहे हो। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको वीडियो बता दें कि अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस काफ़ी इजी चीज़ें करने वाले हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं है, कहीं पे भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आपको रट के जाना है, या ये कह दीजिए कि यहाँ पे आप रिवाइज करना है। हम थोड़ा बेसिक जो है बेसिक कैलकुलस के कुछ फार्मूले देख लेते हैं, क्योंकि यह कभी कभी जनरल साइंस और फिजिक्स में पूछ लिया जाता है। बेसिक कैलकुलस में दो चीज़ें आती है, एक आता है आपका डिफरेंशिएशन और एक आता है इंटीग्रेशन। डेफिनेटली ये वीडियो मैथ स्टूडेंट के लिए नहीं है, या जिनका थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है उनके लिए अभी के जो 2-3 मिनट हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ये आपके लिए तो नहीं है। बट वो वीडियो वो बच्चे जो प्योर बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और उनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कुछ भी पता नहीं है, उस उनके लिए ये वीडियो है, या जो आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बेसिक कैलकुलेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो चीज़ें आती है। हम पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हमें लार्ज से स्मॉल के तरफ जाना हो तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, और स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना हो तो हम इंटीग्रेट करेंगे। यह बात छोटा सा याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। आपके पास अगर हम कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगर हम यहाँ पे कुछ x दे दे, हमने कहा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x मीन्स होता है एफ एक्स, और यहाँ पे डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो क्या लगाते हैं, एफ डैश, और एफ डैश एक्स मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में हम कोई फंक्शन है जो कि हमारा एफ है उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मीन्स एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स जो है वो डी एफ अपॉन डी एक्स होगा, जहाँ पे ये डी एफ एक फंक्शन है। अब अगर हम ये कहें कि डी एफ जो हमारा डी एफ या कह दो, या जो हमारा एफ एक्स है एक फंक्शन जो है वह कुछ इस तरह से दिया हो x की पावर n, तो डी एफ अपॉन डी एक्स इसका जो होगा फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। दैट इज अ नॉर्मल। अगर यहाँ पे कोई f इक्वेशन दे रखा है तो f अगर x की पावर n है तो डी एफ अपॉन डी एक्स जो है वो होगा आपका n x की पावर n-1। अगर यहीं पे कोई इक्वेशन आपका a की पावर x दे रखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो होगा a e की पावर ax। ओके, a इधर चला आएगा। अगर आपका साइन x दे रखा है तो साइन x का डिफरेंशिएशन जो है वो होगा आपका cos x। अगर आपका cos x दे रखा है
तो कॉस एक्स का होता है आपका माइनस का साइन एक्स। लॉग अगर एक्स दे रखा है, अगर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको कोई करने के लिए बोल रहा है तो वो होता है 1/x। ये सब आपको याद करने की चीजें, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये चीजें, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा, दैट इज अ डिफरेंशिएशन। अगर यहीं पे आपसे कोई कहे कि इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन में अगर हम ये कहे, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर रहा हूँ आपके इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन में जो है हमने आपको दिया कोई ये x की पावर n। अगर हम x की पावर n को कहे इंटीग्रेट करने के लिए, तो जो इंटीग्रेशन पार्ट है, इंटीग्रेशन के लिए कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका x की पावर n, दैट इज अ इंटीग्रेशन। तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो होता है x n+1 अपॉन n+1, दैट इज द इंटीग्रेशन। अगर हम कहें 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ओके। e की पावर ax का इंटीग्रेशन जो है वो होगा e की पावर ax अपॉन a। इंटीग्रेशन साइन x का cos x होगा, और cos x का यहाँ पे होगा माइनस का cos x, और cos x का आपका यहाँ पे होता है प्लस का साइन x, और नेचुरल लॉग x का होगा x नेचुरल लॉग x माइनस x, दैट इज अ इंटीग्रेशन। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ओके। अब एक चीज और, अगर एक छोटा सा पार्ट है कि कहीं कहीं पे फैक्टोरियल लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि x फैक्टोरियल का क्या मतलब है। x फैक्टोरियल का मतलब होता है x इंटू x-1 x-2 इंटू सो ऑन। इस तरह से अगर आपके पास यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अगर है तो आप लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ही लिखते हैं, ये बात बस याद रखिएगा, 0 नहीं लिखते हैं, ठीक। यहीं पे अगर आपसे कोई 6 फैक्टोरियल पूछ ले तो आपका होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप यहाँ पे 10 फैक्टोरियल पूछ ले तो आपका हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मीन्स इस तरह से हम फैक्टोरियल करते हैं, ओके। अब एक चीज ग्राफ समझिए। ग्राफ में अगर कोई ग्राफ इस तरह से बना हुआ है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम? टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ओके। ये जो टर्निंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्लोप जो होती है वो आपका 0 होता है। ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है यह फर्स्ट डेरिवेटिव से हम निकालते हैं। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा, समझो। कोई इक्वेशन है जैसे x² - 4x, ओके। हमें बताना है कि इसका मतलब ये इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ खींचे तो किस पॉइंट पे ये ग्राफ टर्न होगा। एक और अच्छी बात है कि जिस पॉइंट पे टर्न होता है उस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट होता है या वो मिनिमम पॉइंट होता है, और जो पॉइंट मैक्सिमम होता है उसे हम मैक्सिमा बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसे हम मिनिमा बोलते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए भी हम क्या निकालते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, जिसे हम df/dx कहेंगे। और अगर हम इस वाले का df/dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 4।
अगर हमें कोई पूछे कि मैक्सिमा किस पॉइंट पे होगी, तो हम ये जो आपने निकाला डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये ज़ीरो है, और जिस पॉइंट पे ये डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा वही पॉइंट मैक्सिमा होगा। मीन्स 0 2x-4 इक्वल टू हो जाएगा 2x = 4 और x = 4/2। मीन्स x 2 पे, अगर आप इसको 0 कहोगे, अगर आप इसको 1 कहोगे तो हो जाएगा 2। इस 2 पे आपका क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, टर्निंग पॉइंट या मैक्सिमा निकालते हैं किसी भी ग्राफ में। दूसरी चीज, अगर आपके पास कुछ इस तरह से कोई ग्राफ हो तो याद रखिएगा ये ग्राफ जो है वो e⁻x का होता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम आएंगे अपने छोटे छोटे कंसेप्ट पे जो आपको याद रखने हैं एग्जाम में जाने से पहले। ओके, एक मार्क रिकैप्चर थ्योरी होती है। क्या होती है, पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाली क्या है, मार्क रिलीज रिकैप्चर। मार्क रिलीज रिकैप्चर MRR एक थ्योरी है जो जिसका फार्मूला होता है M/N = R/C, जहाँ पे M जो है, ये जो M मैंने लिखा, दैट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैप्चर्ड एंड मार्क्ड ड्यूरिंग द मार्किंग पीरियड। जो फर्स्ट पॉइंट है जिसपे हम मार्क करेंगे फर्स्ट टाइम, उसमें जो इंडिविजुअल हम जितने पकड़े होंगे जिनको मार्क करेंगे, दैट इज अ M। ये जो N है, ये N, ये जो मैंने N लिखा है, दैट N इज अ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, या हम दूसरी भाषा में इसे हम पॉपुलेशन साइज बोलेंगे। R जो है वो होता है नंबर ऑफ रिकैप्चर, जो हमने उसको मार्क करके पॉपुलेशन में वापस छोड़ दिया, उसमें जो दोबारा हमने उसको पकड़ा सेंसस के समय, उस समय जो हमें नंबर मिलेगा दैट इज कॉल्ड R, और C इज द टोटल नंबर ऑफ कैप्चर्ड ड्यूरिंग द सेंसस पीरियड विद इन्वॉल्विंग ऑफ द रिकैप्चर। तो जो C है वो टोटल नंबर यहाँ का, ये C टोटल नंबर है, और ये रिकैप्चर्ड है, N टोटल नंबर है, ये मार्क्ड है। इसके अलावा एक और थ्योरी होती है, उसको भी समझने, उसके फार्मूला यहाँ पे याद कर लीजिए, बायस थ्योरी, जिसे हम बायजियन थ्योरम भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला है ये होता है P/A/B = P/B/A × P/B, जहाँ पे PA जो है यह होता हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, PB जो है ये होता हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A/B जो है, A/B होता हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इफ B फॉल्स है, और P/B/A होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
देखो इसमें हम एग्जाम्पल आपको नहीं बताएंगे, बस हम आपको फार्मूला और उसमें फार्मूला में यूज हुए टर्म्स का क्या मतलब है वो बताएंगे। बाकी ये जितने भी मैंने फार्मूले यहाँ पे लगभग बताए हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQ के समय हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बायस थ्योरम के बाद एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन सैंपल साइज, अपॉन सैंपल साइज। अगर हम सैंपल साइज इंक्रीज करते जाते हैं तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम होता जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, वो है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये होता है n प्लस 1/2। अगर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो आप लिखोगे 100 प्लस 1/2 मीन्स 50 और 50 101। तो अगर आप 5 और 50, तो इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। ओके, एक छोटा सा मैथ का फार्मूला है जो काफ़ी यूज़ होता है, आप गलती से भी इसे ना भूलो, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखने जा रहा हूँ। वो है आपका पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होती है वह परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो ये ट्राइंगल हमारा है, दैट इज़ अ 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये जो नीचे है दैट इज कॉल्ड अ बेस एंड दैट इज अ परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। यहीं पे एक और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप देखे होंगे, एंड ये जो होता है इसे हम बोलते हैं कोन। कोन के पास दो हाइट होती है, एक को हम लेटरल हाइट बोलते हैं और एक को नॉर्मल हाइट बोलते हैं। लेटरल हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 90 डिग्री के सामने आती है, दैट इज़ अ हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ अ H, और जो नीचे वाला इसे हम R बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला लगता है, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, इसके बाद एक और फार्मूला होता है, उसको भी देख लीजिए, 6 नंबर पे कभी कभी पूछ लिया जाता है। वो है NT मीन्स द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट द टाइम t इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट अ टाइम 0 या इनिशियल कंडीशन इनटू 2 की पावर t अपॉन हाफ लाइफ। याद रखिएगा, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर टोटल टी अपॉन टी हाफ। इसके अलावा एक और सिंपल सा इक्वेशन है, वो आपको याद रखना है कि अगर आपका एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो m है दैट इज स्लोप, और x जो होती है वो इस x की बात हो रही है, y जो है y की बात हो रही है, और c जो है इसकी बात हो रही है। इसे जो बीच का ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड c, मीन्स 0 से y पर जहाँ इंटरसेप्ट करते हैं उसे हम c बोलते हैं। अगर हम स्लोप की बात करें कि स्लोप हम कैसे निकालते हैं, अगर कोई दो पॉइंट दे रखा है, फॉर एग्जांपल पॉइंट A और पॉइंट B दे रखा, पॉइंट A बोल रहा है कि यह आपका x1 y1 है, और पॉइंट B जो है वो आपका x2 y2 है, तो स्लोप जो होगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज अ स्लोप। तो यह
m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। अगर आपसे स्पीड ऑफ द लाइट पूछा जाए, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट बोले, स्पीड ऑफ साउंड पूछा जाए, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है 340 मीटर पर सेकेंड एयर में। बट यहीं पे अगर हम वाटर की बात करेंगे तो 1486 मीटर पर सेकेंड होती है हमारा वाटर में। तो वाटर के अंदर कम्युनिकेशन के लिए हम साउंड कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू अदर। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, उसको भी देख लीजिए। वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ग्राफ जो है आपसे कभी न कभी कहीं न कहीं पूछा ही जाता है, और ये बहुत बार पूछा गया है। एक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है कुछ इस तरह से होती है, इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस तरह से होती है। ओके, अब चलिए हम यहाँ के तीनों कंडीशन की बात करें। एक जो होती है जिसको हम सिमेट्री बोलते हैं, या जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसमें हमारा मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड आएगा। दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसे हम बोलेंगे निगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या निगेटिव स्क्यूड। इसी को बोलते हैं हम लॉन्ग लेफ्ट टेल। इसी को बोलते हैं हम लेफ्ट स्क्यूड। और जब ये सारा हो कि लॉन्ग लेफ्ट टेल हो, या निगेटिव स्क्यूड हो, या लेफ्ट स्क्यूड हो, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा होता है हमारा मोड, उसके बाद होता है हमारा मीडियन, और इसके बाद होता है हमारा मीन। तो सबसे कम मीन होता है, और ये जो है इसे हम बोलते हैं निगेटिव स्क्यूड। एक होता है आपका पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग राइट टेल। इसी को बोलते हैं हम राइट स्क्यूड। इसमें जो होती है सबसे ज़्यादा मीन होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मोड होगा। दैट इज अ पॉजिटिव स्क्यूड। चलिए, इसके बाद एक और खास बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो वेरिएंस होती है, अगर आपका कोई डेटा दे रखा उसमें अगर आपसे वेरिएंस निकालना हो, तो सिग्मा स्क्वायर जो होती है वो होती है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मीन्स एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n-1 फॉर द सैंपल। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो होती है हमारा रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर। ओके, ये आप याद रखिएगा। फोर्थ नंबर में है क्लीबर्स लॉ। क्लीबर्स लॉ जो होती है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m3/4, दैट इज अ क्लीबर्स लॉ, जिसमें Q नॉट जो है वो होता है हमारा एनिमल्स मेटाबॉलिक रेट,
मेटाबॉलिक रेट, और m जो है वो होता है हमारा एनिमल मास, एनिमल्स मास या मास ऑफ द एनिमल। तो ये याद रखिएगा। अब इसके अलावा कुछ फार्मूलाज की हम बात करते हैं। फार्मूलाज में हम मैथमेटिकल फार्मूला की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात कर ली है। अब हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल फार्मूला की बात कर लेते हैं, जो काम की फार्मूला है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की फार्मूला। स्क्वायर में क्या क्या पूछा जा सकता है? स्क्वायर में दो चीज़ें होती है। एक होता है आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर, और पेरीमीटर में जो होती है वो होती है साइड प्लस साइड, साइड प्लस साइड, प्लस साइड प्लस साइड, मीन्स फोर साइड, जिसे हम 4S बोल सकते हैं। यहीं पे अगर हम एरिया की बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर का जो एरिया है वो होता है हमारा साइड स्क्वायर, मीन्स S स्क्वायर। ओके। दूसरा, स्क्वायर के बाद जो आता है एक डायग्राम, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2L प्लस लेंथ प्लस विड्थ। इसमें भी होता है हमारा एरिया, और एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगल के बाद जो तीसरा होता है डायग्राम, उसे बोलते हैं ट्राइंगल। और ट्राइंगल में भी पहला जो पैरामीटर है उसे हम बोलेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर जो होती है वो होती है A प्लस बी प्लस सी, मतलब A प्लस बी प्लस सी। तीनों आर्म को अगर हम तीनों साइड को जब ऐड करेंगे तो वो पेरीमीटर बनेगा। अगर हम रेक्टेंगल की एरिया की बात करें तो एरिया होती है हमारी 1/2 इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। अगर यहीं पे एक कंडीशन दे दे जो कि हमारा क्या होता है इक्विलेटरल, मतलब हर एक साइड जो है वो क्या हो, इक्वल हो, और हर एंगल जो है वो अगर 60 डिग्री होती है तो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके अगर हम एरिया की बात करेंगे तो दैट एरिया होगा √3/4 A स्क्वायर, जहाँ पे A जो है वो साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। ओके। एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सर्कल बोलते हैं, और सर्कल के पास एक जो पैरामीटर है वो है हमारा डायमीटर, और डायमीटर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। D इक्वल टू होता है 2R, R जो है रेडियस होता है। ठीक। अगला होता है हमारा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस जो होती है वो होती है हमारा 2πr या πd अगर डायमीटर दिया है तो। एरिया πr स्क्वायर एरिया होती है। अगर हम सर्कल की जगह सेमी सर्कल की बात करें तो क्या होगा? अगर हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तो एरिया जो है, एरिया होगा हमारा 1/2 πr स्क्वायर। और अगर हम सरकमफेरेंस की बात करेंगे, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस πr नॉर्मल होगा, क्योंकि 2πr का आधा मैंने कर दिया πr, बट इसके साथ नीचे वाला जो है, क्योंकि सेमी सर्कल जब भी बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, तो ये हो गया आपका πr और ये जो हो गया 2r, तो πr प्लस 2 या πr प्लस d जो होगा वो होगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें जो कि हमारा क्यूब होता है। और अगर हम क्यूब की बात करेंगे
तो क्यूब में एक पैरामीटर और ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारा ए क्यूब, और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6a²। क्यूब के बाद होता है हमारा सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो पाई r² h होगा, और सरफेस एरिया की बात करें तो हमारा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r² होगा, जिसमें से 2 पाई r कॉमन चला जाएगा तो h प्लस r होगा। दैट इज अ सिलेंडर सरफेस एरिया। अब हम स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो होगा 4/3 पाई r³, दैट इज अ वॉल्यूम। सरफेस एरिया की बात करेंगे अगर हम स्फेयर की, तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। ठीक है। अब अगर हम स्फेयर की जगह हेमी स्फेयर कर दे तो हेमी स्फेयर का जो आपका हेमी स्फेयर जो होगा, इसके अंदर वॉल्यूम जो होगा वो होगा 2/3 पाई r³। सरफेस एरिया दो तरीके की, एक हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा ये होगा हमारा 2 पाई r², और टोटल जो कि नॉर्मल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपका होगा 3 पाई r²। ओके। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड कोन। कोन का वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई r²h। सरफेस एरिया जो है वो होता है हमारा πr⁴ प्लस πr²। पाई r कॉमन, l प्लस r इज द सरफेस एरिया, जहाँ पे l जो होती है दैट l इज √r² प्लस h² होती है। अगर आपसे कहीं पे लेंथ ऑफ द आर्क पूछे, लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो होती है 2πr⁴ डिग्री। ओके, दैट इज द आर्क। आर्क के बाद हम बात करेंगे दो फिजिक्स के फार्मूले की यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में। अभी आगे हम लोग फिजिक्स के फार्मूले और डिस्कस करेंगे और बातें फिजिक्स के फार्मूले की करेंगे, बट इस पॉइंट पे हम यहाँ पे दो बात करते हैं। पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फेयर, जो कि होती है 2/3 mr²। एक और है वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर, जो कि है 2/5 mr²। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी रूल्स की। प्रोबेबिलिटी रूल दो होते हैं। एक को बोलते हैं एंड रूल, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं
और रूल। एंड रूल को हम मल्टीप्लाई रूल बोलते हैं और रूल को हम एडिशन रूल बोलते हैं। अगर आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहीं पर अगर आपसे बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी रूल। इसके बाद एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वो है 3 तरीके की मीन होती है। एक को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, जो कि हमारा है, जिसे हम शॉर्ट में AM लिखते हैं। एक होती है जिसे हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन, जिसे हम GM लिखते हैं। तीसरा होता है आपका हार्मोनिक मीन, जिसे हम HM लिखते हैं। इन तीनों का रिलेशन जो होता है वो होता है हमारा जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जियोमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे लिखें कि सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, तो वो होता है अर्थमेटिक मीन, उसके बाद हमारा होता है जियोमेट्रिक मीन, उसके बाद होता है हमारा हार्मोनिक मीन। दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगाया अर्थमेटिक, नॉट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक मीन, फिर जियोमेट्रिक मीन, फिर हमारा होता है हार्मोनिक मीन। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको समझना है मैथ का, देन आफ्टर हम लोग फिजिक्स में स्विच हो जाएंगे थोड़ा। 2 लाइनें दे रखी है, ठीक है, और उन दोनों लाइनों का उन्होंने स्लोप दिया है। क्या दिया है? इफ स्लोप आर M1 एंड M2। तो अब यहाँ से 2 कंडीशन है। ये जो स्लोप है वो 2 है, M1 और M2 है। इसके M1 और M2 में 2 कंडीशन है। एक हो सकता है कि ये जो 2 लाइनें हैं ये पैरेलल हो सकती है, या फिर ये लाइनें परपेंडिकुलर हो सकती है। 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि या यह लाइन पैरेलल हो सकती है, पैरेलल लाइन। अगर हमारा पैरेलल लाइन है तो स्लोप नंबर 1 जो है वह स्लोप नंबर 2 के इक्वल होगी। दूसरा कंडीशन है कि यह हमारा परपेंडिकुलर हो सकती है, परपेंडिकुलर लाइन। अगर हमारा परपेंडिकुलर लाइन है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। मीन्स M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, जो कि हम, अगर हमारे पास M1 दे रखा है तो हम M2 का मान अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लिख सकते हैं? M-1 अपॉन M2। ये हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। दैट इज आल्सो द क्वेश्चन। कभी कभी पूछा जाता है, टिफर में तो नहीं, बट हाँ उसमें बाकी एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा फिजिक्स की कुछ फार्मूला देखते हैं। फिजिक्स के फार्मूला और फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा डिफ्यूज़ करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि उससे इम्पोर्टेंट फार्मूला और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हैं। हम यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहे हैं।
जिससे कि अगर फार्मूला पे क्वेश्चन है तो आप इजीली बता सको। मैंने एक चीज़ तो आपको पहले ही बता रखा है, उसमें जो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी थी उस वाले में मैंने आपको बता दिया था कि फार्मूला पे बिना फार्मूला जाने आप यूनिट और डायमेंशंस दे के भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। और एक वीडियो में भी हमने 1 साल का जो क्वेश्चन है उसमें भी फिजिक्स को डिस्कस किया था 2023 में, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स बता रखे हैं। अभी हम इस वाले वीडियो में सिर्फ आपको हम फार्मूला बताएंगे। फार्मूला की शुरुआत होगी हमारी स्पीड से। जो स्पीड होती है ये होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए जो होता है वो होता है वी, जिसे हम फाइनल स्पीड बोलेंगे, अपॉन मतलब माइनस इनिशियल स्पीड इन अपॉन टाइम, दैट इज ए। ठीक है। अब यहीं पे एक चीज़ और समझ लो, न्यूटन बाबा ने हमें 3 इक्वेशन दिए हैं और वो 3 इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, जिसका में सबसे पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v फाइनल, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्टेंस है। ओके। अगर अगर यही चीज़ें हम यहाँ पे ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस कर दे तो a जो होगा वह a इक्वल टू जी हो जाएगा और s इक्वल टू हमारा हाइट हो जाएगा। ओके। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, जहाँ g की वैल्यू क्या है 9.8। जी की वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट हम 10 बोलते हैं, बट 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। दूसरा हमारा s की जगह क्या हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लास्ट में v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, अगर हम ग्रेविटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो। अब आओ बैक। अगर हमें डेंसिटी पता लगाना है तो, और हमारे पास मास और वॉल्यूम दे रखी है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर आपको पावर पता लगाना है तो P इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू पावर P होता है। अगर आपको फोर्स का फार्मूला है, फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू M इंटू ए होता है या M इंटू जी होता है, डिपेंड है कि हम कहाँ की बात करते हैं। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो M इंटू ए होगा, वहीं पे अगर हम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बात करेंगे तो M इंटू जी होगा। प्रेशर की अगर बात करें, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर P जो होती है वह F अपॉन ए होती है, जहाँ पे F जो है वो फोर्स है और A जो है वो एरिया है। एक ओम्स लॉ होता है, ये भी फिजिक्स में काफ़ी अच्छा होता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है उसमें होती है V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे V जो है वो वोल्टेज है और I जो है इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, और R जो है वो रजिस्टेंस है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है E इक्वल टू हाफ M
वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी E इक्वल टू एम जी एच होती है, जहाँ पे एम मास, जी ग्रेविटी, एच हाइट है, और ये हमारा E इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर में हमारा एम मास और V जो है वो वेलोसिटी है। अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रिक्वेंसी F इक्वल टू न्यू अपॉन लेमडा होती है। ठीक है। पेंडुलम की बात करें, पेंडुलम में जो टाइम होती है, पेंडुलम फॉर्मूला में जो टी है, टाइम इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर लेंथ अपॉन जी होती है, लेंथ अपॉन जी ग्रेविटी। अगर हम टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को अगर मुझे चेंज करना है, तो जो उसका फार्मूला है वो ये है, याद रखिएगा, F इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री C प्लस 32। याद रखिएगा कि F और C डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है -40 डिग्री C पे, या -40 की वैल्यू पे आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है। ओके। इसके बाद वर्क फार्मूला की बात करेंगे हम। वर्क फार्मूला, वर्क जो है W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है F इंटू डी कॉस थीटा। अगर वर्क की जगह हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क फॉर्मूला, अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क जो होती है, जिसे हम बोलेंगे टाउ, इक्वल टू होती है हमारा F इंटू आर साइन थीटा, F इंटू आर साइन थीटा। अगर हम टेंशन की बात करेंगे, टेंशन फॉर्मूला में जो टी होती है वो आपका mg प्लस ma होती है, और एक और आपका फार्मूला है फोर्स का, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m1 m2 बाई आर स्क्वायर होती है, जहाँ पे यह फोर्स है मास m1 और m2 के बीच में, दो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2, उनके बीच में लगने वाला फोर्स है F। लेटेंट हीट की बात करेंगे हम यहीं पे, तो लेटेंट हीट L इक्वल टू Q अपॉन M होती है। कुछ कांस्टेंट वैल्यू की बात करें जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसमें सबसे पहला कांस्टेंट है प्लांक कांस्टेंट, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट के बाद जो एक कांस्टेंट है जो काफ़ी फेमस है, वो है हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल G बोलते हैं। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम सेकेंड -2। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल। इसके बाद एक और होता है जिसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और यह होता है हमारा 1.38 इंटू 10⁻⁻25 जूल पर केल्विन। एक होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। तो रेडबर्ग कांस्टेंट जो है वो होता हमारा 8.3, सॉरी रेडबर्ग नहीं, ये है आपका आर गैस कांस्टेंट, 8.312 जूल पर मोल के। ये हमारा गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ओके, फिर एक है आपका अवोगाद्रो नंबर जो कि Na से रिप्रेजेंट होता है। यह आपका 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो आपका 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। फिर आता आपका फैराडे कांस्टेंट एफ। फैराडे कांस्टेंट जो है वो होती है 96485 कूलम्ब पर मोल। इसे हम बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। फिर आता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। फिर आता है मास ऑफ प्रोटॉन जो कि है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर आता है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है आपका आर की 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर यूनिवर्स। फिर एक आता है, आप चलते हैं हम थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की सेकेंड पार्ट ऑफ फिजिक्स, जिसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा फेवरेट फार्मूला है वो है एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², जिसे हम कूलम्ब लॉ बोलते हैं। और यहीं पे अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। एफ और ई में क्या फ़र्क है? सिर्फ आर का ही फ़र्क है। एफ में फोर्स में R² है और वहीं पे ई में सिर्फ आर है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा काफ़ी फेवरेट और ट्राइफर का भी फेवरेट पॉइंट है, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। और ये फार्मूला मैंने इतनी बार अपने चैनल पे बता रखा है कि मुझे इतना पता है कि किसी भी मेरे स्टूडेंट्स को तो इसमें गलती नहीं होती है। तो चलो कैपेसिटर्स के कुछ और फार्मूले हम देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की फार्मूला होती है C इक्वल टू Q, जिसे हम चार्ज बोलेंगे, अपॉन वोल्ट। अब कैपेसिटर, यहाँ पे हम दो तरीके की कैपेसिटर की बात करेंगे, होता तीन है बट हम दो ही की बात करेंगे। एक होता है हमारा पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो फार्मूला होगा C इक्वल टू ε A अपॉन
डी, जो डी है वो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, ए एरिया है, और एप्सिलॉन पता ही है आपको। ये तो फिजिक्स में काफ़ी होता है। फिर एक कैपेसिटर है, वो आपका है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 है, ठीक है। अब कैपेसिटर को हम अरेंज करेंगे कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, और कैपेसिटर को हम दो तरीके से अरेंज करते हैं। एक होता है हमारा PA पैरेलल। अगर पैरेलल है तो कैपेसिटर का जो इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी वो होती है, सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसे हम सीरीज़ में ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो होगा 1/C1, 1/C2, 1/C3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कैपेसिटर्स की जगह हम जो अगला हमारा एक है वो है रजिस्टेंस। तो अगर हम रजिस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रजिस्टर की बात करेंगे तो रजिस्टर जो है वह, इनको भी हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक हम पैरेलल जोड़ेंगे। अगर हमारा पैरेलल है तो 1/R इफेक्टिव जो है वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश डैश। अगर यहीं पे हम रजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारा है R इफेक्टिव इक्वल टू R1 R2 R3, ओके। इसके अलावा फिजिक्स का एक और फार्मूला है, वो काफ़ी फेमस फार्मूला है जिसे हम बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। ये लॉ कुछ इस तरह से होती है कि इस पर्टिकुलर एरिया से एक पॉइंट डिस्टेंस दूर है, पॉइंट P, इनके बीच की दूरी जो है वो है R, और इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें बह रही है दैट इज़ I। तो हमें इस बताना है कि इसके पास जो चुंबकीय बल है वो कितना होगा, और वो होता हमारा DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL इंटू R। ये हमने लिखा क्रॉस R अपॉन R3, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्रॉस R, ओके। इसके अलावा फिजिक्स में एक चीज़ और कभी कभी पूछ ली जाती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पूछी जा सकती है। ये एक है फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है। फोटॉन्स एनर्जी, जो कि हमारा फार्मूला है E इक्वल टू H न्यू, और यही हमारा HC अपॉन लेम्डा फोटॉन एनर्जी। एक और पूछा जाता है फोटॉन्स मोमेंटम। फोटॉन मोमेंटम जो है वो होता है हमारा P इक्वल टू H अपॉन लेम्डा इक्वल टू E अपॉन C। ये फार्मूला बहुत जगह पूछा गया है। एक होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो कि होता हमारा लेम्डा इक्वल टू H अपॉन P, जहाँ पे H जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। इसके अलावा
दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ज़्यादा फार्मूला नहीं है। एक तो जो ई एन है, ये जो ई एन है वो है एनर्जी इन nth बोर ऑर्बिट। जो बोर मॉडल का जो ऑर्बिट के नंबर्स होते हैं उसमें अगर एन जो ऑर्बिट है उसका जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल है, तो ये इक्वल होती है -13.6 g² अपॉन ये जेंजी वाला जी है, ओके, जेड, जैसे जेड भी बोलते हैं, z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एक है कि एन टी इक्वल टू, मतलब अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव ऑन द टी टाइम इक्वल टू एन नॉट, मीन्स इनिशियल कंडीशन में होती है वो ई की पावर लेमडा इंटू टी होती है। और इसी में एक है कि टी हाफ जो होती है वो इक्वल होती है 0.693 अपॉन लेमडा की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, अब याद रखिएगा ये चीज़ें, ओके। एक और फार्मूला होता है, वो होता है k इक्वल टू 1/T नेचुरल, छोड़िए वो, इसको छोड़िए, इतना ही, इतना फार्मूला एक बार देख लीजिए। इसमें से मिनिमम 2 या 3 फार्मूला या 2 से ज़्यादा फार्मूला इसमें फंसने वाले आपके आज के एग्ज़ाम में। बहुत सारे कंसेप्ट इसमें से आने वाले हैं जो अभी तक मैंने बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड ऑल्सो वॉच अगेन बिफोर योर एग्ज़ाम, जिससे कि फार्मूला आपके दिमाग में रहे, कांस्टेंट आपके दिमाग में रहे। क्योंकि कभी कभी वो डायरेक्ट कांस्टेंट ही पूछ लेते हैं, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हुई है, इसलिए आपको टेंशन लेने की थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है। इस बार आप क्वालिफाई होने वाले हो, बस एग्ज़ाम देने के बाद आना है और इस चैनल पे आके बताना है कि आपको पेपर कैसा लगा। अगर आपकी मेमोरी में कोई क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस है तो आपको कमेंट कर देने हैं वीडियोस के लास्ट में, जिससे कि हम उस क्वेश्चन को कंपाइल करके आपके कुछ कन्फ्यूजन्स को पेपर से पहले डिस्कस कर ले, जिससे कि आप थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल्सो एंजॉय योर एग्ज़ाम, बाय बाय।